जनवरी सीटेट को लेकर जो 21 तारीख को आपका एग्जाम है, इससे पहले हम लोग 5 वीडियो ला चुके हैं यहाँ, जो कि आपको जनवरी 2021 एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। यह जो है छठा वीडियो है, जरूर इसको देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है, योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, योग्यता और योग्यता समूहीकरण की बात हो रही है। छात्र असहिष्णु छात्र असहिष्णु होते हैं, वह भेद को स्वीकार नहीं करते, ऐसा बात नहीं है। विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए, यह बात सही है। देखिए, बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना जरूरी होता है। तीसरा है, विद्यार्थी सम समूह में बेहतर सीखते हैं। सम समूह ऐसा नहीं है, आप उनको अलग समूह में भी बैठा दीजिए तो वहां से भी अलग तरह के माहौल से कुछ ना कुछ वो सीखते हैं, अलग तरह की भाषा सीखते हैं, एक दूसरे के वातावरणीय प्रभाव को समझते हैं। तो यह बात जो है गलत हो गया आपका। अवबाध अवबोध होना चाहिए। अवबोध व प्रभावी शिक्षण हेतु कक्षा की समरूपी होना चाहिए, कक्षा को समरूपी होना चाहिए। ठीक है, तो यह भी आपका नहीं है, फिट नहीं बैठ रहा है, तो आप 2 के साथ जाएंगे, बिल्कुल यह सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों की उपलब्धि एवं श्रेणीकरण। ठीक है, यह नहीं है आपका उपलब्धि और श्रेणीकरण। इस देखते हैं कौन सा और सही लगता है आपको। रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है। रचनात्मक आकलन कभी कभी संकल्पनात्मक हो सकता है एवं इस प्रकार विपरीततः। संकल्पनात्मक आकलन से अभिप्राय है आकलन अधिगम का एक निरंतर व अभिन्न अंग है। देखिए, यहाँ रचनात्मक आकलन की बात हो रही है। देखिए, रचनात्मक मतलब क्रिएशन की बात हो रही है, यह आपका पॉजिटिव सेंस में यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ इसके साथ हम लोग जाएंगे, यह बिल्कुल सही है। ठीक है, इससे त्रुटि को समझने में, दूर करने में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। ठीक है, और इससे जो है स्टूडेंट को अपना आकलन है उसको बेहतर करने में जो है मदद मिलती है। एक अध्यापक अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मक को प्रतिबंधित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहती है। वह छात्रों की मुख्य बिंदु का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण कर रही है, यह नहीं है। छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शीर्षकों के विकास का प्रयास कर रहा है, कर रही है, नहीं है। मूल्यांकन वाला जो है यह आपका निगेटिव सेंस में हो गया। अब देखिए तीसरा क्या है, विद्यार्थियों की स्मृतियों को धीमी गति से जागृत कर रहा, यह भी आपका नहीं है। रचनात्मक आकलन कर रहा है, कर रही है, देखिए क्रिएशन वाली बात हो गई, तो आप इसके साथ जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनः संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। मूल्यांकन के क्षेत्र को कौन सा प्रदर्शित करता है, देखते हैं। प्रदत्त आंकड़े की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना, देखिए मूल्यांकन करना हो गया। वस्तुओं के श्रेणीकरण हेतु एक नूतन पद्धति का निर्माण। इसके बाद जो है आंकड़ों के प्रयोग करते हुए ग्राफ अथवा चार्ट का निर्माण। एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। तो देखिए यह जो है एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना है। ठीक है, यह जो है आपका ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को जो प्रदर्शित करता है वह है एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। आप 4 के साथ जाएंगे। ठीक है, वंचित अभ्यर्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए। विद्यार्थियों से किसी प्रकार की मांग ना होना, यह बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृत हेतु आघात्मक व क्रोध का प्रयोग, देखिए क्रोध और आघात्मक दोनों निगेटिव सेंस में है। छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, यह भी आपका सही में आ रहा है। समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं नहीं। आप देखिए छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और इसमें से एक होगा,
तो देखते हैं, पहले एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किस में विश्वास व्यक्त करना चाहिए। तो देखिए, छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जो है यह सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो आप इसके साथ जाएंगे, 3 के साथ आप जाएंगे। निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या को निपटाया जा सकता है। पहला है परिणामकारी वाक्य, दूसरा है लंबित वाक्य, तीसरा है अनुश्रुत वाक्य, चौथा है प्रवर्धित वाक्य। यहाँ जो है चौथा जो प्रवर्धित वाक्य है यह आपका है हकलाने की समस्या से इससे निपटारा मिल सकता है प्रवर्धित वाक्य के द्वारा, ठीक है। तो आप इसके साथ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने की आसक्त बच्चों के संदर्भ में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, मतलब जो सीखने में आसक्त हैं, डिसेबल्ड हैं, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसी तत्काल सूचनात्मकता, बुद्धिपूर्वक गवेषणा तथा सामग्री प्रबंधन को उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबद्ध है। देखिए, हिंदी में जो है आपको ऐसा ऐसा शब्द मिलेगा यहाँ देखने को जो कि पहले आप कभी नहीं देखे हैं। तो जब सेट प्रैक्टिस लगातार करेंगे तब आपको जो है धीरे धीरे बात समझ में आएगी। एग्जाम में डायरेक्ट इस तरह का देखिएगा वहां तो आपको जो है वहां सोचने पर यह मजबूर कर देगा, ठीक है। तो इसलिए हम सेट प्रैक्टिस लगातार करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए शब्द जो है हिंदी का बहुत ही ट्विस्ट रहता है। जब आप इसको एक बार कम से कम देखे रहेंगे फिर जाके आप जो है एग्जाम में कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ ऑप्शन जो आ रहा है, उपचारात्मकता, उपचारात्मक प्रत्युत्तर, अधिगम का सार्वभौमिक प्रारूप, संग्रथित अधिगम, हस्तक्षेपी अधिगम। तो यह देखिए आपका यहाँ है संग्रथित अधिगम जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। एक समावेशी कक्षा वह है जहां, कैसा है समावेशी कक्षा, कैसा होता है वहां देखिए समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चे की सक्रिय भागीदारिता रहती है। अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए, मतलब अधिगमकर्ता हो गया विद्यार्थी, वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण। यह बिल्कुल सही है। देखिए क्या किया जाता है कि समावेशी कक्षा जहां होता है वहां ऐसा माहौल, ऐसा परिवेश का निर्माण किया जाता है जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी जो भी वहां मौजूद हैं वो सब जो है अपने अधिगम कार्य को सही से करते हैं। वह जो है वहां वैसा परिवेश ही बना दिया जाता है, ठीक है। तो 2 नंबर सबसे करेक्ट है, वैसे और देख लेते हैं। तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती है रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त ना कर लें। यह तो नहीं होगा। विद्यार्थी का भार कम करने के लिए यह भी नहीं है। चलिए, तो आप 2 के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य असाइनमेंट प्रभावशाली विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है। तो पहला है विभिन्न विषय को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। यह बिल्कुल सही है, एक असाइनमेंट है, प्रदत्त कार्य है, प्रभावशाली विद्यार्थियों के लिए कौन सा उपयुक्त है। तो पहला जो है यह उपयुक्त लग रहा है और हम लोग 3 ऑप्शन इसका देख लेते हैं। देखिए यहाँ दूसरा जो ऑप्शन है यह है संपूर्ण शिक्षा की अपेक्षा उसे अपनी पाठ्य पुस्तक को शीघ्र समाप्त करने देना। यह नहीं होगा, शीघ्र समाप्त करने की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पाठ्य सामग्री को अन्य विद्यार्थियों की तुलना में समान प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास, ऐसा नहीं है सारे स्टूडेंट को एक जैसा अभ्यास करना चाहिए, एक समान जो है नीति को अपनाना चाहिए जो अपेक्षाकृत सही है। उसे अपने समवयस्की साथियों को अनुशिक्षण देने के लिए कहना ताकि उसकी शक्तियों को दिशा मिल सके तथा वह व्यस्त रह सके, ऐसा नहीं है। आप 1 नंबर जो पहले हम डिस्कस किए थे इसका जो 1 नंबर ऑप्शन था उसके साथ जाएंगे, बिल्कुल वही सही है, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण संस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? देखिए, बहुत सारे बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं, वह संस्था की गलती है। क्यों ऐसा होता है? तो देखिए, बच्चों से भली भांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों का संवेदनशील ना होना, ऐसी बात नहीं है। जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते, उनके लिए विकल्पनात्मक पाठ्यचर्या का ना होना, यह बिल्कुल सही है। देखिए, पाठ्यचर्या ऐसा होना चाहिए जो सभी को स्वीकार होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं पाठ्यचर्या, उसके कठिन मापदंडों को वह फॉलो नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण कि विद्यालय छोड़ देते हैं। तो विद्यालय प्रबंधन को या जो जो भी विद्यालय है वहाँ चाहिए कि इस पर ध्यान दे और जितने कठिन मापदंड है थोड़ा सा उसको सुगमता से लागू करे, ताकि बच्चे जो है अपने विद्यालय को नहीं छोड़ें। ठीक है, यह सही है। विद्यालय में श्यामपट्ट और शौचालय जैसी आधारभूत सेवाओं का अभाव, यह नहीं है। अध्यापक को समुपयुक्त योग्यता ना होना, उन्हें कम आय देना, यह भी नहीं है। आप दो के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही है। अधिगम और क्षमताएं, ठीक है, क्या है? सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में पाई जाती है, यह बिल्कुल सही है। देखिए, अधिगम और क्षमताएं जो हैं समान और अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में भी पाई जाती हैं, सही है। समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की उपेक्षा करते हुए भी अपरिवर्तनशील नहीं होती है, यह नहीं होगा। वस्तुपरक तथ्य हैं तथा संस्कृति की कोई भूमिका नहीं होती है, ऐसा बात नहीं है। पठन और क्षमता के पर्याय हैं, यह भी नहीं होगा। देखिए, सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चे में भी पाई जाती है अधिगम अक्षमताएं। अधिगम अक्षमताएं क्या है? जैसे डिसलेसिया है, आपका डिस्कैल्कुलिया है, डिस्ग्राफिया है, ये सब पाई जाती है। तो यह सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चे में भी पाई जाती है, सही बात है। चलिए, समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालय में सफल हैं जहां केवल, देखिए केवल का बात आ गया तो इसको पहले हम लोग हटा देंगे। अध्यापक केंद्रित नहीं होता है। समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है जहां अध्यापक केंद्रित नहीं होगा। ठीक है, विद्यालय जो होगा वह होगा शिक्षार्थी केंद्रित होगा, विद्यार्थी केंद्रित होगा। ठीक है, अध्यापक केंद्रित जहां होगा वह नेगेटिव सेंस में आता है, इसको पहले ही हम लोग हटा देंगे। केवल यहाँ भी नेगेटिव आ रहा है। परिवर्तनशील और लचीली पाठ्यचर्या है, ठीक है, यह बिल्कुल सही है। अगर परिवर्तनशील रहेगा, पाठ्यचर्या लचीला रहेगा, तो वहां समस्या समाधान की जो है बात होगी और वहां यह सफल भी होगा। कक्षाओं में छात्रों का समूहीकरण, देखिए समूहीकरण की बात हो रही है, ऐसा नहीं समूहीकरण की बात हो रही है। ठीक है, तो यह भी आपका नहीं होगा। तो यहाँ 3 के साथ आप लोग जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षणिक संवाद क्या है? चलिए देख लेते हैं। पाठ्य सामग्री के सुव्यवस्थित संगठन पर बल देते हैं। कुशलता की प्राप्ति हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं। अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। देखिए, यह बिल्कुल सही है। आगमनात्मक तार्किकता के प्रयोग पर आधारित है, यह नहीं होगा आपका। सबसे सही है, सटीक है, यह सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं, यह बिल्कुल सही है। ठीक है, संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता, जो अध्यापक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटि में सुधार करना चाहती हैं, उनके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है? उसे उस त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधन नकारात्मक में हस्तक्षेप करती हैं। अगर त्रुटि संशोधात्मक प्रक्रिया बच्चों को क्षुब्ध करती है तो उसे उसका संशोधन नहीं करना चाहिए, यह आपका नहीं होगा। इसके बाद उसे अपने विद्यार्थियों की प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करना चाहिए, इसके लिए उसे विद्यालय में देर तक बैठाना पड़े, यह नहीं है। उसे बार बार की जाने वाली तथा त्रुटियों की अपेक्षा कम बार होने वाली त्रुटियों की अधिक संशोधन की आवश्यकता, यह भी नहीं है। आप 1 के साथ जाएंगे। उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मक में हस्तक्षेप करती हैं। 1 नंबर के साथ आप लोग जाएंगे, बिल्कुल सही है।
निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावनात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है? भावनात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है, संबद्ध नहीं है, ठीक है। देखिए, प्रति जागरूकता, भावनाओं के प्रति जागरूकता सही है, भावनाओं का प्रबंधन सही है, कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार सही है, भावनाओं की आलोचना यह जो है आपका गलत है, और यह नहीं है मतलब नकारात्मक है, तो इसी के साथ आप लोग जाएंगे, बिल्कुल सही है। आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है, जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। इन दोनों के भावनात्मक अंतरों का अनुभवों का अंतर किससे संबद्ध है? अनुभवों का अंतर जो है किससे संबद्ध है? अनुकूलन का स्तर, यह सही है। विचारों का घनत्व नहीं है, समयांतराल नहीं है, भावनाओं की पराकाष्ठा, यह भी नहीं है। अनुकूलन का स्तर है यह, ठीक है। इसको हम लोग अनुकूलन का स्तर कहेंगे। जब एक जो है उत्तेजनापूर्ण कार्य कर रहा है, उत्साहपूर्ण कार्य कर रहा है, एक के अंतर्गत कोई उत्तेज नहीं है, अनुत्साही है। भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करती है? पहला है संज्ञानात्मक, दूसरा है मानवीय, तीसरा है व्यवहारवादी, चौथा है समाज सांस्कृतिक, ठीक है। यह चार ऑप्शन है, इसमें से किसको यह जो है मध्याह्न भोजन अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करती है? कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत है जिसको कि यह समर्थन करती है? तो यह है आपका व्यवहारवादी, ठीक है। इससे जो है विद्यालय में जो प्रवेश करते हैं स्टूडेंट, उसकी संख्या जो है बढ़ती है। उसमें जो है जिनके पास सुविधाहीन है, मतलब जो बच्चे सुविधाहीन वर्गों से संबंधित हैं, उनका विद्यालय में उपस्थिति और प्रवेश जो है इससे बढ़ने में सहायता मिलती है। तो यह व्यवहारवादी अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत का उदाहरण है, ठीक है, समर्थन करती है। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से है? देखिए, पहला है रचनावादी, दूसरा है सामाजिक रचनावादी, तीसरा है व्यवहारवादी और चौथा है पारिस्थितिक, ठीक है। तो इसमें देखिए, रचनावादी तो है ही, और सामाजिक रचनावादी जो है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, यह जो है बिल्कुल सही है, सामाजिक रचनावादी। इसके साथ आप लोग जाएंगे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। यह तथ्य जो है अधिगम के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत से संबंधित है। कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चों को खड़ा रहने की अनुमति देना, यह नहीं है। बच्चों के ध्यान को स्फूर्ति युक्त बनाने के लिए बीच बीच में उसे अवकाश देना, बच्चों को महसूस कराने के लिए कि उससे कक्ष में सबके सामने बार बार डांटना डपटना, यह तो बिल्कुल ही नहीं होगा। बच्चों को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके, यह बिल्कुल सही है। 4 के साथ आप लोग जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? देखिए, पहला है यह आपका, दूसरा यह है, और यहाँ 2 आरेख और है, ठीक है। वह 2 आरेख कौन सा है? एक आरेख है आपका इस तरह का आरेख है बना हुआ, अभी हम थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यह चूंकि दूसरे पेज में था, इसलिए हम एक मोटा मोटी आंकड़ा आपको बता रहे हैं। यह एक डायग्राम हम खींच चुके हैं। यहाँ देखिए, आपका कह रहा है विकासात्मक, पियाजे की विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? तो देखिए, विकास जो है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार आयु वर्ग में कम में विकास का सिद्धांत, उसके बाद उससे अधिक में, इस तरह से जो है विकास डेवलप होता है। तो सबसे करेक्ट जो है आपका 3 है, आप 3 नंबर पर इसमें टिक करेंगे, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो आज यह क्लास अभी हम समाप्त करते हैं।